जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम जनरल साइंस का टॉपिक लेकर के आए हैं। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सभी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, कुछ बातें करेंगे शॉर्ट ट्रिक वाली भी, और चर्चा करेंगे कि कौन से एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आपके इस चैप्टर से पूछेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर बताना कि क्या हम सुधार करें या किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करना। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं इकोलॉजी के बारे में कि इकोलॉजी किसको कहा गया। इकोलॉजी है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव का वातावरण के साथ अध्ययन है। जीव का वातावरण बोल सकते हो, पर्यावरण। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? इकोलॉजी या पारिस्थितिक विज्ञान कहलाती है। एलडीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें से कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया गया जाता है। तो ध्यान रखना कौन सी शाखा है? इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या है? जीव का वातावरण या पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका इकोलॉजी कहलाता है। अब आता है महत्वपूर्ण बनता है एक प्रश्न और कि इकोलॉजी शब्द या पारिस्थितिक शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लिया? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग याद रखना रीटर ने किया था। रीटर ने किया प्रयोग, रीटर ने किया और इसको अच्छे से डिफाइन किया आपके हैकल ने। याद रखना है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग रीटर ने किया था। फिर दूसरी बात रहेगी कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित किसने किया? पूर्ण रूप से परिभाषित, पूर्ण रूप से परिभाषित हैकल ने किया था। हैकल ने किया। सन पूछा जा सकता है, याद रखना 1869 ईस्वी में हैकल ने पूर्ण रूप से इसको परिभाषित किया था। हैकल ने बताया कि इकोलॉजी को क्या बोला जा सकता है? बायोनोमिक्स कहा जाता है। इकोलॉजी को क्या बोल सकते हैं? बायोनोमिक्स। यहां पर बायो का मतलब होता है जीव और नोमिक्स का मतलब होता है लो। तो जीवों का वातावरण के साथ अध्ययन या जीवों के लिए जो नियम बताए वो पूर्ण रूप से परिभाषित किसने किया था? हैकल ने किया इकोलॉजी को। सर्वप्रथम प्रयोग किसने लिया? तो रीटर ने किया। इसीलिए रीटर को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। यहां से अच्छा सवाल बनता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी है रीटर और ओडम को कहा जाता है। रीटर और ओडम को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, बात कर ले इंडियन की, ये तो है आपके फादर ऑफ इकोलॉजी वर्ड में बात करें तो रीटर और ओडम को। अगर पूछ लिया जाए भारत में किसको बोला जाता है तो बोला जाता है आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। रामदेव मिश्रा भाई। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा है। पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, आर मिश्रा है भाई। अब पढ़े आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अपने कि इकोलॉजी कितने प्रकार की होती है। हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के प्रकार। सबसे पहले हमने इकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। इकोलॉजी
बायोनोमिक्स बोला जाता है। जीव का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। इकोलॉजी वर्ड सर्वप्रथम किसने यूज में लिया? रेटर ने। परिभाषित किसने किया? हेक्कल ने। हेक्कल ने बताया कि बायोनोमिक्स भी कहा जाता है, बायो का मतलब जीव और नोमिक्स का मतलब लोग। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रिटर ओडम है। और भारत में रामदेव मिश्रा। अब पढ़े इकोलॉजी के प्रकार भाई, कि इकोलॉजी कितने प्रकार की होती है। इकोलॉजी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की इकोलॉजी होती है। एक होता है स्व पारिस्थितिकी, और एक होता है समपारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी। अब स्वयं पारिस्थितिकी किसको बोला जाता है? पढ़ते हैं अपने ऑटो इकोलॉजी। ये होगी आपकी SYMO, SYMEO लॉजी। स्वयं का मतलब खुद, इसका मतलब एक के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? स्वयं की बात कर रहे हैं। स्वयं का मतलब एक जीव का वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? स्वयं पारिस्थितिकी कहलाता है। एक जीव का वातावरण के साथ अध्ययन, वातावरण के साथ अध्ययन। एक जीव का वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? स्वयं पारिस्थितिकी। सम, आगे पढ़ के देखो, सम पारिस्थितिकी। सम का मतलब जुड़े हुए का मतलब क्या हो गया? एक कम्युनिटी हो गई। इसका मतलब पूरे के पूरे समुदाय का। तो पूरे समुदाय का वातावरण के साथ अध्ययन। पूरे समुदाय का वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी। सम का मतलब ही जोड़ होता है, अपने पढ़ते ही हैं। तो समपारिस्थितिकी इसका मतलब जुड़े हुई चीज। जुड़े हुई चीज क्या हो गया? पूरा समुदाय ही हो गया। तो पूरे समुदाय का वातावरण के साथ अध्ययन समपारिस्थितिकी। एक जीव का वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? स्वयं पारिस्थितिकी कहलाता है। अब पढ़ते हैं हम एक महत्वपूर्ण चीज, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र पक्का इससे भी टॉपिक का पार्ट में अभी तक इंपॉर्टेंट रहा रिटर, और क्या रहा? फादर ऑफ इकोलॉजी में इंडियन किसको बोला जाता है? रामदेव मिश्रा। सर्वप्रथम यूज रिटर ने लिया। और इकोलॉजी शब्द को परिभाषित किसने किया? हेक्कल ने। ये बातें इंपॉर्टेंट थी। अब इंपॉर्टेंट बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम 100% यहीं से सवाल उठता है भाई। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं तो पढ़ते हैं शब्द किसने दिया। यहीं से प्रश्न उठा हुआ है कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो A.G. टेंसले ने दिया। A.G. टेंसले। याद ये रखना है कि कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम हमें टेंशन देता ही है, तो अपने आप याद रह जाएगा A.G. टेंसले। फिर दूसरी बात याद रखना, पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य क्या है? तो याद रखना जैव विविधता है। जैव विविधता, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य भी अच्छा सवाल बनता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य क्या है? तो याद रखना है, हमें अच्छे से याद रखना क्या है? जैव विविधता ही इसका स्वास्थ्य कहलाता है। आया हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल रहेगा तो ठीक है। अब एक बात पढ़ते हैं हम आगे, और वो है इसी में कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। फिर तीसरी बात पढ़ते हैं, सबसे बड़ा तंत्र। सबसे बड़ा तंत्र या सबसे बड़ा इकोसिस्टम बताओ, तो याद रखना है सबसे बड़ा है महासागर। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? महासागर है।
सबसे छोटा पूछा जा सकता है, सबसे छोटा पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे स्थायी, ये तो छोड़ना ही नहीं है भाई हमें, कि सबसे स्थायी इकोसिस्टम बताओ। तो ध्यान रखना सबसे स्थायी है समुद्र, ओशियन। सबसे स्थायी इकोसिस्टम क्या है? समुद्र है भाई। पूछ लिया जाए पर्यावरण की इकाई किसको कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को क्या कहा जाता है? पर्यावरण की इकाई कहा जाता है। तो लिख लेना इसे पर्यावरण की इकाई कहा जाता है। इसे पर्यावरण की इकाई कहते हैं भाई। अब ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे में भी पूछा गया, एसएससी में भी और आरएस के पेपर में भी आया हुआ है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत बताइए। तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य, सूर्य की किरण, सूर्य की रोशनी, कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। सूर्य उत्तर होगा आपका, सूर्य नहीं है तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरण, यही आपके इकोसिस्टम के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। रीट L1 के पेपर में तो यही पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो सूर्य। ध्यान रखना, सूर्य की रोशनी या सूर्य को क्या बोल दिया जाता है? सूर्य क्या है? इसकी कभी भी रोशनी खत्म ही नहीं होती, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है ये। इकोसिस्टम के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? सूर्य की रोशनी या सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है। अब आगे बढ़े इसी में, तो याद रखना है कोई भी इकोसिस्टम ऊर्जा की दृष्टि से कैसे होगा? तो इकोसिस्टम ऊर्जा की दृष्टि से सदैव ही क्या होता है? खुला होता है, ओपन सिस्टम होता है भाई। ऊर्जा की दृष्टि से कैसे होता है? खुला होता है। और पूछ लिया जाए पोषक तत्वों की दृष्टि से, बंद होता है भाई। पोषक तत्वों की दृष्टि से, पोषक तत्वों की दृष्टि से कैसा होता है इकोसिस्टम? सदैव बंद होता है, क्लोज सिस्टम होता है भी। अब अंतिम इसमें ही महत्वपूर्ण बात पढ़े तो पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई पूछी जा सकती है। पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखना। सबसे छोटी इकाई है जीवमंडल। जीवमंडल सबसे छोटी इकाई होती है पारिस्थितिकी तंत्र की। अंतिम बात कि पारिस्थितिक जो तंत्र है वो जैव भार की दृष्टि से सबसे भारी पूछ सकता है वो। तो पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार, बायोमास, पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार किस में अधिकतम होता है पूछा जा सकता है? अधिकतम। तो सदैव याद रखना वन में अधिकतम होगा। हम पारिस्थितिकी स्तूप पढ़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बायोमास, एनर्जी और नंबर के हिसाब से, वहाँ भी चर्चा कर लेंगे। यहाँ से भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, पेपर में पूछा हुआ है, एक बार एग्जाम में आ चुका है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार किस में अधिकतम होता है? तो याद रखना वनों में अधिकतम होता है। अब हम आगे बढ़े तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ लिया हमने।
अब आगे बढ़े तो पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व का चक्र क्या कहलाता है, पूछा जाए तो याद रखना जैव भू रासायनिक तंत्र कहलाता है। तो यहाँ पर नोट लगा लेना, इंपॉर्टेंट रहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्र, पोषक तत्वों का चक्र क्या कहलाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र आ सकता है, अच्छा सवाल बनता जाता है कई बार कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या है। तो याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्र क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। दो प्रकार का रहेगा, एक वायवीय रहेगा और एक अवसादी चक्र, और एक होता है अवसादी चक्र। इसमें आपके CHO और N कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहेंगे, CHON। और अवसादी चक्र में फास्फोरस और गंधक रहते हैं, PS, या बोल देते हो गंधक रहते हैं, फास्फोरस और गंधक। ठीक है, DNA प्रोटीन इसी में ही आ जाते हैं, याद रख लेना। DNA प्रोटीन भी लिख देता हूँ, DNA प्रोटीन। तो अवसादी चक्र हो गया और एक वायवीय चक्र। तो जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्र क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो पढ़ी उसका रिकैप लेते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र ये याद रखना है, सिस्टम में क्या रहती है, हमें टेंशन रहती है। सिस्टम चलाना है तो क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए सिस्टम। अगर सही से अपने को स्वास्थ्य रखना है तो उसमें सभी प्रकार के जीव होने चाहिए। इसका मतलब जीवों की विविधता होनी चाहिए, तभी इकोसिस्टम अच्छा चलेगा, पारिस्थितिकी तंत्र अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर जैव विविधता इसका स्वास्थ्य। सबसे बड़ा इकोसिस्टम है महासागर, और सबसे छोटा कौन सा है, पानी की बूंद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे स्थायी इकोसिस्टम बताओ तो समुद्र है भाई। पर्यावरण की इकाई किसको कहा जाता है, पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। इकोसिस्टम को ही पर्यावरण की इकाई कहा जाता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत रेलवे में आ चुका है, ध्यान रखना पेपर में, और SSC में भी पूछा हुआ है कि पर्यावरण इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य, या सूर्य की किरण, या सूर्य की रोशनी। सूर्य को अक्षय प्राकृतिक संसाधन भी बोला जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम ऊर्जा की दृष्टि से सदैव खुला होगा और पोषक तत्वों की दृष्टि से बंद होता है। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे छोटी इकाई बताइए, तो वो है जीव मंडल। पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार किस में अधिकतम होता है, तो याद रखना वन में अधिकतम होता है। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्व चक्र क्या कहलाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़े। कि पारिस्थितिक घटक क्या होते हैं। ठीक है, बात करते हैं पारिस्थितिक घटक की। पेपर में यहां से भी एक प्रश्न उठा हुआ है कि पारिस्थितिकी घटक कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होंगे, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि पारिस्थितिक घटक होते क्या है। तो याद रखना, वे कारक जिनसे पारिस्थितिक तंत्र बनता है भाई, जिनसे इकोसिस्टम बनता है, जिनसे इकोसिस्टम बनता है वो पारिस्थितिक घटक कहलाते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र जिससे बनता है वो है पारिस्थितिक घटक। और ये कितने प्रकार के होंगे, याद रखिए, दो प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी घटक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक।
जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या आ जाते हैं पढ़ लेते हैं। जैविक घटक में एक आ जाएंगे आपके उत्पादक। उत्पादक जो चीज आप पैदा कर रहे हो, क्या हो सकते हैं? हरे पादप हो सकते हैं धरती के ऊपर, और जल में क्या हो सकते हैं? शैवाल हो सकते हैं भाई। उत्पादक में क्या क्या हो सकते हैं आपके पास? शैवाल तो हो सकते हैं जल में, और स्थल की बात करें, धरती की बात करें, तो हरे पादप आपके क्या हो गए? उत्पादक हो गए धरती पर। अब इनको जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। तो जैविक में क्या हो गया? दूसरे घटक, एक उत्पादक, एक हो गया उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक थर्ड हो गया। तीन प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक घटक होते हैं उपभोक्ता। ठीक है, फिर हम पढ़े अंत में क्या हो जाता है? कोई भी चीज़ है उसको खत्म होगी इन्वायरमेंट में, तो उनका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। और अपघटन दो प्रकार के से होता है, एक जीवाणुओं से और एक कवक से। जीवाणु व कवक। तो पूछा जा सकता है आपसे कि इकोलॉजिकल कंपोनेंट या पारिस्थितिकी घटक, ठीक है, बोला जाता है इकोलॉजिकल कंपोनेंट। दो प्रकार के रहेंगे, जैविक और अजैविक। जैविक में क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पूछा जा सकता है कि इकोलॉजिकल कंपोनेंट में अपघटक कौन से होते हैं? तो याद रखना जीवाणु और कवक होते हैं। ऐसे ही पढ़ा जाए अजैविक घटक में, तो अजैविक घटक में क्या क्या आता है वो लिख लेना। एक तो मर्दीय कारक या मृदा, मिट्टी वगैरह आ जाते हैं, तो मैं लिख देता हूं मर्दीय कारक। एक रहता है आपके स्थलाकृतियां, जो किस प्रकार की आकृति है उसके बारे में, तो स्थलाकृति, स्थलाकृति। अकार्बनिक घटक में आ सकते हैं पर्णहरित वगैरह। पर्णहरित क्या है? अजैविक घटक है, ध्यान रखना। और अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो है जलवायु कारक। जलवायु कारक, जलवायु कारक कार्बनिक घटक हो गए, और अकार्बनिक घटक की बात करें तो पर्णहरित हो गया भाई। तो जलवायु कारक कौन कौन से हो सकते हैं हमें ध्यान होना चाहिए। जलवायु के अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे? आपकी आर्द्रता, ताप, दाब, जो आपके प्रकृति में चीजें लगेगी वो सभी इसमें आ जाएगी भाई। मैक्सिमम आर्द्रता आ जाएगी, ताप आ जाएगा, दाब आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, ऐसे जल वाष्प आ जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या है? जलवायु कारक है भाई। और अकार्बनिक में क्या आ गया? आपका पर्णहरित आ गया। मृदा, मिट्टी के बारे में हो गया तो मर्दीय कारक हो गए, स्थलाकृति भी होगी। ये कैसे है? अजैविक घटक है। ध्यान रखना, इस टेबल से पक्का क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए आप। पारिस्थितिकी घटक पक्का आएगा, जैविक और अजैविक पढ़ के जाना। और जैविक में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद लगा के रखना कि जैविक में अपघटक कौन होते हैं? तो जीवाणु और कवक होते हैं। या पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक या अपघटक कौन से हैं? तो जीवाणु और कवक। अजैविक में याद रखना अकार्बनिक में पर्णहरित, और कार्बनिक में आ जाते हैं जलवायु के कारक आ जाते हैं, जिनमें आर्द्रता, ताप, दाब और प्रकाश वगैरह हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में कि जो आप सिस्टम बना रहे हो, एक तो प्रकृति में बना हुआ होता है और एक हम भी तो बना देते हैं। तो आ सकता है मानव द्वारा निर्मित, या कौन सा कृत्रिम है और कौन सा आपका प्राकृतिक है, नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। तो इकोसिस्टम ध्यान रखिए दो प्रकार का रहेगा। एक तो होता है प्राकृतिक, जो नेचुरल है, प्रकृति की देन है, और एक रहेगा कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जो मानव द्वारा निर्मित है। ठीक, प्राकृतिक में क्या क्या आ जाते हैं ध्यान रखिए, दो प्रकार के हो गया, एक स्थलीय और एक जलीय। स्थलीय है और एक है जलीय।
हमें सभी को पता है कि धरती पर पानी ज़्यादा है, तो जलीय हो गया 71% और स्थलीय हो गया आपका 29%। अब स्थल पर प्रकृति में अपने आप बने हुए हैं वो क्या है, घास के मैदान। घास के मैदान। ऐसे स्थल पर क्या बने हुए हैं, मरुस्थल बोल सकते हो, रेगिस्तान बोल सकते हो, तो मरुस्थल। ऐसे ही अपने आप ही क्या बने हुए हैं, वन बने हुए हैं। तो ये क्या है, प्राकृतिक में स्थलीय हो गए। जलीय में बात करें तो जल हमारा दो ही प्रकार का होता है, एक होता है पीने लायक और एक होता है नहीं पीने लायक। तो हमें पता है कि धरती पर स्वच्छ जल कम है भाई। स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम कितना है, तो याद रखिए 3%। और जो लवणीय है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है वो है आपका 97%। तो यही बात ध्यान रखनी है कि इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल है उसमें घास के मैदान, मरुस्थल, वन आ गए, और आपका जो स्वच्छ जल और लवणीय जल आ गया। अब जो मानव द्वारा निर्मित है, कृत्रिम है, वो कौन कौन से इकोसिस्टम आ गए, तो उसमें आ जाता है बगीचा। ऐसे ही आ जाए तो एक आ जाता है कृषि भूमि, क्योंकि इसको मानव खुद तैयार करता है। यूं नहीं है कि प्रकृति में पहले से ही है, मानव कृषि भूमि तैयार करता है। ऐसे ही नहर क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, कृत्रिम है। और बांध भी मानव खुद बनाता है, आर्टिफिशियल है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास, कृत्रिम इकोसिस्टम है। अब पूर्णतः ऊर्जा स्रोत मानव निर्मित आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, अपने यहीं पर लिख देते हैं, पूर्णतः मानव निर्मित, पूर्णतः ऊर्जा स्रोत मानव निर्मित, मानव निर्मित भाई। तो एक तो रहता है इसमें मछली घर, और एक रहता है स्पेस स्टेशन। बाकी ये सेमी आर्टिफिशियल है, बगीचा, कृषि भूमि, नहर और बांध ये, बट इसमें भी बगीचे कोई सेमी आर्टिफिशियल लेना, कृषि भूमि, नहर और बांध क्या है, कृत्रिम आर्टिफिशियल है। बट पूर्ण तो जो मानव ने बनाया है वो है मछली घर। और ऐसे ही स्पेस स्टेशन है जिसमें अंतरिक्ष क्लोरेला या शैवाल रखा जाता है, ठीक है। तो और एक बार अच्छा पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, इसमें से अपने आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा मछली घर बताओ। तो मछली घर क्या है आपका, पूर्णतः मानव द्वारा निर्मित है। तो सबसे बड़ा मछली घर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, सबसे बड़ा मछली घर। सबसे बड़ा मछली घर है तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर, महाराष्ट्र महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। फिर अब चर्चा करते हैं, हमने पढ़ा था कि प्रकृति में जल है, स्वच्छ भी है और लवणीय भी है। तो कैसे पता चलेगा कि पानी में लवण की मात्रा के हिसाब से स्वच्छ कौन सा है, खारा पानी कौन सा है और लवणीय कौन सा है। तो याद रखिए, लिख देते अपने, पानी जिसमें लवण की मात्रा, पानी जिसमें लवण की मात्रा, ध्यान रखिए 1.5 ग्राम प्रति लीटर, बात करते हैं लीटर की। अगर उससे कम है लवण की मात्रा तो वो स्वच्छ है भाई, पीने योग्य पानी है। ठीक है, अगर उसमें है 1.5 से लेकर के 5 ग्राम प्रति लीटर लवण है तो ये है भाई खारा पानी। कैसा पानी रहेगा, खारा पानी रहेगा, ब्रैंकिश वाटर जिसको बोल दिया जाता है। और जिसमें लवण की मात्रा 5 ग्राम प्रति लीटर से अधिक है भाई, तो ये पानी है आपका लवणीय पानी, जिसको समुद्री जल बोल देते हो, लवणीय जल या समुद्री जल है। तो यहां पर सवाल बन सकता है कि स्वच्छ वाटर
इकोसिस्टम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शुद्ध पानी या स्वच्छ पानी के जो पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है? लिख लेते हैं अपने, स्वच्छ वाटर इकोसिस्टम के अध्ययन या विज्ञान की किस शाखा में स्वच्छ पानी इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो लिम्का वाइट कलर की होती है, बाकी कोई काले रंग की, कोई ब्लू नीले रंग की, हरे रंग की, यूं रहती है। तो हमें लिम्का ही याद रख लेना, तो याद रह जाएगा लिम्नोलॉजी बोला जाता है। लिम्का याद कर लो, अपने आप हो जाए लिम्का लिम्का, बस लिम्नोलॉजी बोला जाता है। तो स्वच्छ वाटर इकोसिस्टम के अध्ययन को क्या बोला जाता है? लिम्नोलॉजी बोला जाता है। लिम्नो का मतलब ही होता है लेक या झील, झील का पानी को स्वच्छ जल बोला जाता है। याद रह जाएगा। चलिए इसी में हम आगे बढ़े तो स्वच्छ जलीय तंत्र के बारे में बात करते हैं। स्वच्छ जलीय तंत्र, स्वच्छ जलीय तंत्र भी दो प्रकार का रहेगा। एक तो प्रवाहित जो बह रहा है, और एक है स्थिर जो स्टिल है, भाई स्थिर है। खुद बताइए क्या क्या चीज बहती है, वो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे लोटिक सिस्टम और इसको बोलेंगे लेंथिक इकोसिस्टम। तो प्रवाहित में क्या क्या आता है, खुद बताइए आप लोग। कि झरना बहता है तो प्रवाहित में आ गया, ऐसे ही नदी भी बहती है, ऐसे स्ट्रीम सरिता भी बहती है, भाई स्ट्रीम बोलते हैं सरिता को। जलप्रपात या वाटरफॉल बहता है, और नहर है, कैनाल जिसको बोला जाता है, बहती है। स्थिर हमारे पास क्या है, जो रुके हुए हैं एक जगह, बांध, झील स्थिर होती है, ध्यान रखना, झील बहती नहीं है। तालाब, पौंड जिसको बोलते हैं, स्थिर है, स्थिर इकोसिस्टम है, ध्यान रखना स्वच्छ जलीय तंत्र में। तालाब हो गया। एक आते हैं लेंगून और नंदमुख सेंचुरी जिसको बोलते हैं, एस्यूचरी जिसको बोल दिया जाता है। ये सारे के सारे क्या है, स्थिर है हमारी। तो याद रखना, प्रवाहित इकोसिस्टम या स्वच्छ है या रनिंग इकोसिस्टम या लोटिक इकोसिस्टम कौन कौन से हैं? झरना, नदी, सरिता, जलप्रपात, वाटरफॉल और नहर। और जो स्टिल है या स्थिर है जिसको लेंथिक बोला जाता है इकोसिस्टम, उसमें है एग्जाम्पल बांध, झील, तालाब, लेंगून और नंदमुख और डेल्टा। ये सारे के सारे क्या है आपके, स्थिर है भाई, डेल्टा। अब सवाल बनता है झील का चित्र। एसएससी, आरएस और आईएएस में झील के चित्र से पक्का सवाल बनता है, क्योंकि हर कोई जब इसको देखेगा तो यूं लगेगा इसमें से तो कोई सवाल पुट हो ही नहीं सकता। देखिए कुछ नहीं है, ये वाला आपका डायग्राम रहता है झील का। झील में जो नीचे ही नीचे की सतह पढ़ लेंगे एक, फिर उससे ऊपर की सतह हो गई, और ये आपकी जो टच वाली सतह है। इन तीन को ही पढ़ना होता है। जो नीचे नीचे की सतह जहां पर प्रकाश नहीं जा सकता, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यही पूछा जाता है। तो अप्रकाशित क्षेत्र हो गया, जहां प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा भाई, अप्रकाशित क्षेत्र। तो पूछा जा सकता है झील के चित्र में जहां प्रकाश नहीं पहुंचता उसको क्या बोला जाता है। देखिए जो पहुंच नहीं सकता इसका मतलब बैन है, तो इसको बेनेथिक जोन बोला जाता है, BNTHIC, बेनेथिक जोन। याद रखिएगा, उससे ऊपर जो आपके जोन रहता है, जिसमें यूं बोल सकते हो सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं। तो जीव में हम यहाँ बना देते हैं कि जैसे में ये मछलियाँ हैं घूम रही हैं अभी, ठीक है। तो ये क्या है, गहन क्षेत्र है जहाँ पर जीव मिलते हैं या मछली जीव मैक्सिमम मिलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अपने, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, गहन क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें क्या मिलते हैं,
या बड़ा क्षेत्र जिसमें मछली और जीव अधिक मिले, मछली जीव मैक्सिमम मिले। कोई चीज मिलती है तो हम यूं ही तो कहते हैं हमें फाउंड हुई, याद रखना फाउंड, तो इसी को बोला जाता है प्रोफाउंडल जोन। प्रोफाउंडल जोन, प्रोफाउंडल जोन बोला जाता है। फिर है जो ऊपर का बात करें हम, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, सबसे ज्यादा प्रकाश इसमें आएगा। तो ये लगभग दूरी कितनी रहती है, तो लिख लेना 2 मीटर गहराई तक, 2 मीटर गहराई तक। अधिक प्रकाशित क्षेत्र, अधिक प्रकाशित क्षेत्र सबसे ज्यादा है। देखो नंबर 1 पर ही है, तो हम नहीं कहते नंबर 1 का मतलब पहले पर आया अभी, तो इसी को बोला जाता है पेलाजिक जोन, पेलाजिक जोन, या इसी को बोला जाता है लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन बोले जी। तो पेलेजिक या लिम्नेटिक जोन पहले है, इसलिए पेलेजिक जोन। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा प्रकाश पहुंचता है। सबसे ज्यादा जीव कौन से जोन में मिलेंगे, प्रोफाउंडल जोन में मिलेंगे। झील के चित्र में अप्रकाशित क्षेत्र क्या कहलाता है, बेनेथिक जोन कहलाता है। और जो यहां पर झील के चित्र में मैदान से जो सटा हुआ भाग है, ये वाली चीज जो मैदान से सटा हुआ भाग है, ये पूछा जा सकता है। तो मैं यहां लिख देता हूं मैदान। ये वाली चीज क्या है, मैदान से सटा भाग। ये क्या कहलाता है, ध्यान रखिए, मैदान पर कोई सटा हुआ है, इसका मतलब इसको देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे, याद रखना, यूं कहना है लिट कर देखेंगे, तो इसको बोला जाता है लिटोरल जोन, लिटोरल जोन। तो मैदान पर सटक करके हम क्या कर रहे हैं, लिट करके देख रहे हैं, तो मैदान से सटा भाग झील का क्या कहलाता है, लिटोरल जोन। जिसमें सर्वाधिक प्रकाश आता है, इसका मतलब वो पहले है, तो पेलाजिक या लिम्नेटिक जोन बोला जाता है। जिसमें जीव या मछलियां अधिक पाई जाती है, उसको गहन क्षेत्र या प्रोफाउंडल जोन बोला जाता है। झील के चित्र में जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, उस भाग को क्या कहा जाता है, अप्रकाशित क्षेत्र बोला जाता है। यहीं से एक सवाल बनकर के काफी पेपर में पूछा हुआ है कि मछलियां जल में जिंदा क्यों रहती है, याद रखना। तो मछली क्यों रहती है, नहीं कैसे रहती है, सॉरी, क्यों तो हम क्या कहें अब उसको, मछलियां जिंदा रहती है। कैसे जिंदा रहती है, ध्यान रखना, जल में जो घुलित ऑक्सीजन है उसकी वजह से, जल में घुलित ऑक्सीजन से, जल में घुलित ऑक्सीजन से मछलियां जिंदा रहती है, ध्यान रखना, जल में घुलित ऑक्सीजन से। महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, मछली जिंदा रहती है जल में घुलित ऑक्सीजन से। फिर यहीं पर एक अच्छा सवाल बनकर के आता है कि शैवाल लार्वा किस वजह से जल पर तैरते रहते हैं। पूछा जा सकता है सिंगाड़ा, वाटर लिली या जलकुंभी जल पर तैरती है, कारण बताओ। तो यहां पर एक चीज और महत्वपूर्ण पढ़े, तो जलीय स्थल पर, जलीय सतह पर तैरने वाले जीव पढ़ते हैं, तैरने वाले। तो जल पर जीव कैसे तैर सकते हैं, देखो 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो होता है पृष्ठ तनाव, जिसकी वजह से तैरते हैं। दूसरा कारण हो सकता है उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। इन 2 कारण से ही कोई वस्तु या कोई जीव जल पर तैर सकता है। तो जो पृष्ठ तनाव से जो जीव तैरते हैं उनमें रहता है एक शैवाल, और एक है किसी भी जीव के लार्वा, जैसे मच्छर वगैरह के लार्वा हो गए, वो पृष्ठ तनाव की वजह से तैरते हैं। उत्प्लावन बल की वजह से तैरता है वे सिंगाड़ा, वाटर लिली,
और जलकुंभी। तो यही याद रखना है हमें कि पानी में सिंगाड़ा किस वजह से तैरता है, तो उत्प्लावन बल की वजह से। शैवाल और लार्वा किस कारण से, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की वजह से तैरते हैं भी। ठीक है, अब हम पढ़े आगे तो इंपॉर्टेंट आ जाता है अपने के लिए कि ऊर्जा स्थानांतरण का नियम बोल सकते हो या आपका ऊर्जा चक्र बोल सकते हो एक प्रकार से, क्या रहता है। ठीक है, चलिए ये हमारा सन रहेगा। हमने पढ़ा था इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य या सूर्य की रोशनी होता है। ठीक है, यही बात हमने पढ़नी है। और हमने पढ़ लिया था उपभोक्ता क्या होते हैं, हमने पढ़ा था स्थल पर क्या होते हैं भाई, पादप होते हैं, हरे पादप पढ़े थे। तो ये आपके पेड़ क्या हो गया, उत्पादक हो गए। अब पेड़ को कौन खाएगा, हम जानते हैं भाई शाकाहारी खाते हैं। कौन खाते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी खाता है। मांसाहारी को खाता है उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी। अब उसके बाद में वो खुद मर जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। अपघटन। और हमने पढ़ा था अपघटक कौन 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 होते हैं, कवक और शैवाल। याद आ गया होगा थोड़ा सा। अब हमें ये याद रखना है जब भी उत्पादक से शाकाहारी खाएगा तो उसके पास सिर्फ 10% ऊर्जा आएगी और जो 90% ऊर्जा है वो कहाँ चली जाएगी, ब्रह्मांड में चली जाती है विकिरण के रूप में। और ध्यान रखना ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, कभी भी ना इसको बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। तो 10% जाएगी शाकाहारी के पास और 90% जो ऊर्जा है विकिरण के रूप में ब्रह्मांड में चली जाएगी। विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत या अल्टीमेट स्रोत कौन होता है, सूर्य होता है। ध्यान रखना, ऊर्जा का अंतिम स्रोत या अल्टीमेट सोर्स, एनर्जी सोर्स कौन है, सूर्य होता है। अब शाकाहारी को क्या बोलेंगे, ध्यान रखना ये होता है प्रथम उपभोक्ता। उपभोग कर रहा है, खा रहा है, तो प्रथम उपभोक्ता कौन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ध्यान रखना। द्वितीय उपभोक्ता कौन होंगे, मांसाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता हमने पढ़ा था, उपभोक्ता 3 प्रकार के पढ़े थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय उपभोक्ता कौन होंगे, उच्च मांसाहारी। और हमेशा ध्यान रखना जब शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा तो ऊर्जा आएगी इसके पास भी आगे 10%। जो शाकाहारी के पास है उसका 10% ही आएगी, शाकाहारी का 90% वापस विकिरण के रूप में चला जाएगा। ऐसे ही मांसाहारी से आगे उच्च मांसाहारी में कितनी आएगी, 10%। ऐसे ही अपघटन के बाद में 10% जाएगी और आगे फिर ब्रह्मांड में चली जाती है। इसी को ही 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम बोला गया। महत्वपूर्ण बात है, ये पूछा जा सकता है किसी भी उपभोक्ता से आगे उपभोक्ता में जाती है तो ऊर्जा में क्या आती है, याद रखना सदैव ही कमी आती रहती है। ऊर्जा में क्या आएगी, सदैव ही कमी आएगी। और इसी को बोला गया है ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। इसका मतलब प्रथम उपभोक्ता से या उत्पादक से उपभोक्ता, शाकाहारी या प्रथम उपभोक्ता में 10% ऊर्जा आती है, ऐसे ही आगे 10% ही ऊर्जा जाती है। और इसी को बोला जाता है ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम।
ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया पूछा जा सकता है। तो याद रखना आर लिंडेमान ने दिया था, आर लिंडेमान ने दिया था। महत्वपूर्ण बात रहेगी ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया, आर लिंडेमान ने। सदैव याद रखना ऊर्जा क्या होगी, आगे से आगे जाएगी तो कम होती हुई जाएगी। ठीक है, अब हम आगे पढ़े तो पारिस्थितिकी स्तूप के बारे में बात करें कि जो पिरामिड होते हैं वो कैसे होते हैं। पारिस्थितिकी स्तूप और पिरामिड ना याद रहे तो ये याद रखना आपको सीधा करके आना है, जो भी आ जाए उसका उत्तर सीधा कर देना, और सीधा पूछ लिया जाए तो ऊर्जा कराना। ठीक है, तो हमारे पास जो पिरामिड होते हैं, आपने देखा होगा मिस्र के पिरामिड फेमस हैं। पिरामिड का मतलब होता है स्तूप, ऐसी आकृति, पहाड़ जैसी आकृति होगी। तो पिरामिड कैसे होते हैं आपके पारिस्थितिकी के, उसको पढ़ना है। तो हमें यही याद रखना है पिरामिड में हर किसी का जाना बैन है। क्या याद रखना है, बैन है। तो पारिस्थितिकी स्तूप 3 चीजों पर डिपेंड करें, BEN बैन पर। बी से होता है बायोमास, भार, बायोमास। ई से है एनर्जी, ऊर्जा। पूछा जाता है ऊर्जा की दृष्टि से पारिस्थितिकी स्तूप कैसे होते हैं, सदैव सीधे होते हैं, यही पूछेगा। एन से हो गया नंबर, संख्या। अब पढ़ते हैं भाई भार में। हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा बायोमास के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन है, 1 होते हैं। ठीक है, तो जो जल तंत्र होगा उसका पिरामिड तो सदैव बनेगा उल्टा, इसका मतलब ऐसे पिरामिड बनेगा। और स्थल तंत्र का बनेगा सदैव सीधा, स्थल तंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट ऊर्जा की दृष्टि से ही पूछेगा। तो याद रखना ऊर्जा की दृष्टि से पारिस्थितिकी स्तूप कैसे होते हैं, सदैव सीधे होते हैं। मोस्ट रट्टा मार लेना इसको, तो सदैव सीधे होते हैं भाई। ऊर्जा की दृष्टि से कैसे होते हैं, सदैव सीधे होते हैं। संख्या की दृष्टि से याद रखना, वृक्ष नहीं पूछा जाएगा, छोड़ सकते हो, फिर भी पढ़ लेना। वृक्ष होते हैं उल्टे या डंबलाकार बोला जाता है, और बाकी सारे के सारे जो भी हैं वो होते हैं सीधे। तो ऊर्जा की दृष्टि से इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल पिरामिड कैसे होते हैं, सदैव सीधे होते हैं। और जो ये पिरामिड का कॉन्सेप्ट है वो कैसे रहता है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कोई बनाना सीखे तो सीख लेना भाई। कॉन्सेप्ट, इस पिरामिड का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि सबसे पहले जैसे पिरामिड ये होते हैं, ये वाली चीज क्या रहेगी, फिर क्या रहेगी, फिर क्या रहेगी। तो ऊपर जाते जाते कम हो रहा है तो सीधा है, और ऊपर जाते हुए बढ़ रहा है नीचे से कम होते हुए, तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो याद रखना कॉन्सेप्ट में क्या है, जो नीचे का भाग है, तो निचला पोषी स्तर क्या कहता है वो लिख लेते हैं, पोषी स्तर। वो सदैव होते हैं उत्पादक। फिर ऊपरी पोषी, जो ऊपर है उसकी बात करें तो कौन होता है, ऊपरी पोषी स्तर। वो होता है आपका शीर्ष उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता। ध्यान रखना अपघटक नहीं होता है, उपभोक्ता कह रहा हूं, जो अंतिम उपभोक्ता था। लास्ट में सभी चीज का अपघटन तो होना है, तो उससे पहले जो है वो ऊपरी स्तर होता है। सबसे ऊपर कौन आएगा, शीर्ष उपभोक्ता आएगा। अवधारणा किसने दी थी, पूछ लिया जाए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया पिरामिड का, अवधारणा किसने दी। मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है पिरामिड की अवधारणा किसने दी, तो वो दिया था चार्ल्स एल्टन ने। पिरामिड की अवधारणा किसने दी, चार्ल्स एल्टन ने। अंतिम चीज जिससे टॉपिक कवर हो जाएगा हमारा, वो होता है खाद्य श्रृंखला। इसी में इकोसिस्टम में अंतिम चीज हमें पढ़नी है खाद्य श्रृंखला, और ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। जरूर कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है,
और अपने सुझाव जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और किस टॉपिक पर चाहिए और क्या कुछ और सुधार किया जाए जिससे अपना चैनल अच्छा बने और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सके। देखिए, फूड चेन पर एक क्वेश्चन अच्छा बनता है। फूड चेन 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। हमने 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ रखा है, घास, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, वही खाद्य श्रृंखला है, ध्यान रखना। तो ये खाद्य श्रृंखला 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी, अलग अलग जीवों पर। अगर परभक्षी है तो कैसे चलेगी, अगर परजीवी है तो कैसे चलेगी, और अगर मर्तोपजीवी है तो कैसे चलेगी। मर्तोपजीवी, देखो, परजीवी होते हैं जो दूसरों के ऊपर, मान लो, या बड़े पेरिडेटर बोल दिया जाता है जिसको, प्रीडेटर, परभक्षी। तो इसकी खाद्य श्रृंखला हमेशा याद रखना छोटे जीव से लेकर बड़े की तरफ जाएगी। छोटे जीवों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों की तरफ, प्रारंभ होकर बड़े जीवों की ओर जाएगी। और जो परजीवी होते हैं, जो किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, उनकी बात करें तो ये बड़े जीवों से शुरू होगी और छोटे जीवों की तरफ खत्म होगी। प्रारंभ होकर छोटे जीवों की तरफ जाती है। परजीवी जो दूसरे के ऊपर होता है, परभक्षी जो किसी को खाता है। तो परजीवी है जो किसी पर डिपेंडेंट है, उसकी खाद्य श्रृंखला सदैव याद रखना बड़े जीव से शुरू होकर छोटे की तरफ खत्म होगी। मर्तोपजीवी की बात करें हम तो याद रखना मर्त जीवों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों की तरफ, मर्त जीवों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों की तरफ जाती, सूक्ष्म जीवों की तरफ। अब पढ़ते हैं हम इनके उदाहरण, अपने आप उससे और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है और कौन सी गलत है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने लिखा है घास, और हमने लिख दिया कि घास को कौन खाता है भाई, हिरण, और हिरण को खा गया शेर, और शेर को खा गई जू। क्या ये खाद्य चेन सही है? तो याद रखिए बिल्कुल सही है। देखो, घास है, घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाती है, शेर खाता है। बट जो जू है वो परजीवी है, और परजीवी की खाद्य श्रृंखला किसकी तरफ जाती है, छोटे जीव की तरफ। तो जू पर खत्म हुई कि नहीं हुई? तो बिल्कुल सही खाद्य श्रृंखला है, ध्यान रखिए। फिर एक एग्जाम्पल लिखें तो पादप, पादप को खा जाता है कीट, कीट को खा जाता है मेंढक, मेंढक को खा जाता है सांप, सांप को खा जाता है मोर या बाज खा जाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक आ जाता है जैसे पानी में शैवाल, शैवाल को खा गए कीट, कीट को खा गई छोटी मछली भी, छोटी मछली को खा गई बड़ी मछली। अब यूं मत कह देना बड़ी मछली को खा गई और बड़ी मछली, नहीं भाई। उसके बाद में इसको कौन खा गया, कोई पक्षी खा गया, या कौन खा गए, पक्षियों में कौन से, सी बर्ड, जो समुद्री पक्षी है वो खा गए, या भालू खा गया, पोलर बियर खा गया। तो ये आपकी खाद्य श्रृंखला तीनों ही सही श्रृंखलाएं हैं। तो इनके क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है, कौन सी गलत है। तो ये ध्यान रखना, शेर को जू खा सकती है, क्यों, जू परजीवी है, और परजीवी की खाद्य श्रृंखला क्या होती है, बड़े से छोटे की तरफ चलती है। परभक्षी की छोटे से बड़े की तरफ चलती है। मर्तोपजीवी की मर्त जीवों से शुरू होकर के सूक्ष्म जीवों की तरफ चलती है। तो याद रखिए परभक्षी और परजीवी की खाद्य श्रृंखला ये अपने पास एग्जाम्पल में आएगी। अंतिम बात महत्वपूर्ण पढ़ते हुए चले इसमें, तो सबसे बड़ा समुद्री पक्षी लिख लेना भाई, सबसे बड़ा
समुद्री पक्षी, पेपर में आ सकता है, आईबी के पेपर में पूछा हुआ है। तो ये है अल्बाट्रोस। अल्बाट्रोस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है। ध्यान रखना। स्थलीय पक्षी की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आगे इस पर अपने और चर्चा कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना आप। और अब हम थोड़ा रिकैप और प्लस में इस पर कौन से प्रश्न आए हुए हैं उन पर चर्चा करते हैं। सिर्फ 3-4 मिनट में इन पर चर्चा हो जाएगी और ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी रिकैप ले तो हमने क्या पढ़ा है। छोटी सी क्लास है 60 मिनट की, जिसमें आपके इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। सबसे पहले पढ़ा है इकोलॉजी। क्या है? जीव का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, इकोलॉजी। पहली बार प्रथम यूज में किसने लिया? रीटर ने। रीटर को ही फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। परिभाषित किया हैक्कल ने। और भारत में कौन है भाई फादर ऑफ इकोलॉजी? रामदेव मिश्रा। फिर हमने पढ़ा इकोलॉजी 2 प्रकार की है। स्वयं का मतलब खुद, खुद का मतलब एक जीव का वातावरण के साथ अध्ययन। सम का मतलब समपारिस्थितिकी, सम का मतलब अधिक या जोड़, इसका मतलब पूरे समुदाय का वातावरण के साथ अध्ययन। फिर पढ़ा हमने इकोसिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? खुद बताओ। सिस्टम से हमें टेंशन रहती है तो एजी टेंस लेने। स्वास्थ्य क्या है? जैव विविधता, ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्रकार के जीव रहेंगे वो इकोसिस्टम सबसे अच्छा होता है। ध्यान रखना, ज़्यादा यूँ नहीं है कि अपने कुछ भी चीज़ गायब भी होगी, जैसे में बिल्ली गायब होगी तो चूहे ज़्यादा हो जाएंगे। तो सभी जीव होने जरूरी है। तो इसका मतलब जीवों की विविधता होनी जरूरी है, यही अच्छा स्वास्थ्य होता है उसका। सबसे बड़ा इकोसिस्टम है महासागर। सबसे छोटा पानी की बूंद। सबसे स्थायी है समुद्र। पर्यावरण की इकाई किसको कहा जाता है? इकोसिस्टम को कहा जाता है। ऊर्जा का स्रोत सूर्य की रोशनी या सूर्य होता है। L1 में आया हुआ क्वेश्चन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो सूर्य भाई। इकोसिस्टम ऊर्जा की दृष्टि से खुला और पोषक तत्वों की दृष्टि से क्लोज होता है भाई। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई, ध्यान रखना, जीव मंडल होती है, पेपर में पूछा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार अधिकतम किस में होता है? वन में। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व चक्र क्या कहलाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। ये वायुवीय और अवसादी 2 प्रकार का होता है। वायुवीय में CHON कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और अवसादी में फास्फोरस और गंधक या DNA प्रोटीन हो गया आपके। पारिस्थितिकी घटक जिनसे पारिस्थितिक तंत्र बनता है वो कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? इकोलॉजिकल कंपोनेंट कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं जिनसे सिस्टम बनता है, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक में है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यही याद रखना है। अपघटक कौन होते हैं इकोसिस्टम में? तो जीवाणु और कवक होते हैं। मर्दीय कारक स्थलाकृति और अकार्बनिक में पर्णरित, और कार्बनिक में आगे जल, अकार्बनिक में आ गया जल और कार्बनिक में आ गया आपके पर्णरित। तो अकार्बनिक में जलवायु कारक आगे, जिसमें आर्द्रता, तापमान, दाब, प्रकाश और जल वाष्प आगे। इकोसिस्टम 2 प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में एक हो गया स्थल में, तो क्या हो गया? घास के मैदान, मरुस्थल और वन क्या होते हैं? नेचुरल है भाई। और जल में हो गया स्वच्छ जल और लवणीय जल। जो कृत्रिम आर्टिफिशियल है वो क्या है? मानव द्वारा निर्मित बगीचा हो गया, कृषि भूमि होगी, नहर होगी और बांध होगी। पूर्णतः ऊर्जा का स्रोत वाले मानव द्वारा निर्मित है वो है मछली घर और स्पेस स्टेशन। सबसे बड़ा मछली घर है तारापुर महाराष्ट्र में। पानी जिसमें लवण की मात्रा 1.5 ग्राम प्रति लीटर से कम होगी वो स्वच्छ पीने लायक है। 1.5 से 5 है उस वो खारा है, और 5 से अधिक है वो क्या है? लवणीय या समुद्री जल है, जिसको हम पी नहीं सकते भी। स्वच्छ जल के अध्ययन को बोलेंगे लिम्नोलॉजी। स्वच्छ जलीय तंत्र 2 प्रकार का, एक प्रवाहित और एक स्थिर। प्रवाहित जो बह रहा है वो हो गया आपके उदाहरण, और स्थिर जो ठहरे हुए हैं उनमें बांध और झील होगी। झील के चित्र में 4 चीजें याद रखनी है। मैदान से एक्स्ट्रा भाग क्या है? लिट कर देख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब पहले आ रहा है, तो पेलेजिक जोन या लिम्नेटिक जोन। मछलियां सबसे अधिक किस में पाई जाएगी? झील में। तो याद रखना प्रोफाउंडल जोन में पाई जाएगी, जिसमें प्रकाश नहीं पहुंचता, इसका मतलब बैन है, तो बेंथिक जोन बोलते हैं। मछली जल में घुलित ऑक्सीजन से जिंदा रहती है। जल की सतह पर तैरने वाले जीव 2 प्रकार से तैर सकते हैं, एक पृष्ठ तनाव और एक उत्प्लावन बल। पृष्ठ तनाव से शैवाल और लार्वा, और उत्प्लावन बल से सिंगाड़ा, वाटर लिली और जलकुंभी तैरते हैं भाई। फिर हमने पढ़ा ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। किसने दिया?
आर लिंडेमान ने। पारिस्थितिकी स्तूप ऊर्जा की दृष्टि से कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं। पारिस्थितिकी स्तूप कॉन्सेप्ट किसने दिया, अवधारणा किसने दी? चार्ल्स एल्टन ने। इकोलॉजिकल पिरामिड में निचला स्तर क्या होता है? उत्पादक। ऊपरी स्तर क्या होता है? शीर्ष उपभोक्ता होता है। फिर हमने फूड चेन पढ़ी। परभक्षी से होता है छोटे से बड़े की तरफ, परजीवी है बड़े से छोटे की तरफ। हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े और तीनों की तीनों याद रखना सही है फूड चेन के। यहाँ आप सोचो ये गलत है, बिल्कुल सही फूड चेन है। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है? एल्बाट्रोस है। अब हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया पारिस्थितिकी में। फिर आया शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया, किसने दिया था? तंत्र इकोसिस्टम को किसने दिया था? सिस्टम से हम टेंशन में है, एजी टेंसले ने दिया। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा या आर मिश्रा। फिर है प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? याद रखना, पारितंत्र या इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक है, हमने पढ़ाई है कि इकाई क्या कहलाती है? प्रकृति की पारितंत्र कहलाती है, ध्यान रखिए। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? याद रखना, जैविक और अजैविक 2 घटक होते हैं, हमने पढ़े हैं। ठीक है, ये रहे आपके। ठीक है, घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक। फिर पूछा था कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में दे रखा था पादप, वायु, जंतु और आपका क्या हो गया? जीवाणु। तो याद रखिए वायु भी लिख लेना यहाँ पर, वायु। ये सारे के सारे जलवायु आई गया, जलवायु कारक में वायु हो गया। तो ये क्या है? अजैविक घटक है। फिर दोबारा से ध्यान रखना, ये रीट लेवल 1 में पूछा गया और फिर कनिष्ठ लेखाकार राजस्थान के पेपर में पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक बताओ। ऑप्शन था शैवाल, वन के वृक्ष, पर्णहरित और कैक्टस। ध्यान रखना, पर्णहरित क्या हो गया? अजैविक घटक पूछा था, तो पर्णहरित हो गया, जो कि कार्बनिक घटक भी बोलते हैं इसको। फिर एक सवाल पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जैवीय घटक नहीं है? जीवीय घटक पूछा है। ऑप्शन में था जानवर, वायु, वनस्पति और जीवाणु। तो देखो वायु क्या है? अजैविक है, तो यही आपका उत्तर हो गया था। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, याद रखना, सबसे ज्यादा उत्पादक पाए जाते हैं, उसके बाद में उपभोक्ता है। सबसे ज्यादा उत्पादक पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट बात रहेगी, याद रख लेना इसको। अब अंतिम बात हम पढ़ ले तो यही याद रख लेना, पर्यावरण के जो खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य क्या होता है? सदैव याद रखना, मनुष्य होता है उपभोक्ता। क्या होता है? खुद बताओ आप। पहले होता है उत्पादक, पेड़ पौधे, उसको मनुष्य खाता है, तो मनुष्य क्या हुआ? उपभोक्ता होता है। कुछ ये महत्वपूर्ण सवालों पर हमने चर्चा की। आगे इसी टॉपिक पर हम MCQ ले आएंगे ताकि आपको और सही अच्छे से याद रह जाए कि एक पेपर में यूं भी पूछा गया, ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? सदैव सीधा होता है, ये LDC 2018 में। तो हम उन क्वेश्चन का एक PDF लेकर के आ जाएंगे, MCQ पर चर्चा कर लेंगे, जो सभी कंपटीशन के पेपर में पूछा गया, राजस्थान के पेपर में, RS, IAS और जो रेलवे और SSC में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के MCQ इस टॉपिक पर लेकर के आएंगे आगे। उससे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, इस चैप्टर को नोट्स बनाइए। जिसको इसकी PDF चाहिए वो आप ज़रूर कमेंट में कर दीजिए या मेरे को WhatsApp कर दीजिएगा, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। और अगर आप लिख सकते हो तो बेहतरीन है, वीडियो देखते हुए लिखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करना भाई, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, जज करके खूब जोश के साथ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।